हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पहला पेपर है थर्मल फिजिक्स। ठीक है, थर्मल फिजिक्स का पहला चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इससे रिलेटेड हम कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं। और आज हम इसके कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम बताएंगे कि इसका कहाँ पर यूज होता है, या फिर थर्मोडाइनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, थर्मोडाइनेमिक्स चैप्टर भी पढ़ा था और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ा था। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहता है या थर्मोडाइनेमिक्स किसके बारे में डिस्कस करता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें थर्मोडाइनेमिक्स की, तो थर्मोडाइनेमिक्स देखो मैक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो थर्मोडाइनेमिक्स होता है, थर्मोडाइनेमिक्स ये मैक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कहोगे कि सर मैक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक प्रिंसिपल क्या होता है? तो अगर मैं कहूँ मैक्रोस्कोपिक की, तो एक कह सकते हो पूरे कंटेनर की हम बात करते हैं। जब भी हम थर्मोडाइनमिक्स में अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो पूरे होल कंटेनर के टेम्परेचर की बात करते हैं, या प्रेशर की बात करो तो पूरे कंटेनर में जितने भी गैस मालिक्यूल हैं उन सारे गैस मालिक्यूल के प्रेशर की बात कर रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मतलब जो भी फिनोमेना हैं वो पूरे सिस्टम का हमें एक्सप्लेन करना होता है। यानी कि थर्मोडाइनमिक्स में हम पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पार्टिकुलर मालिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो मालिक्यूल है, एक पार्टिकुलर मालिक्यूल कितना फोर्स लगाया, कितना प्रेशर लगाया, एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल पे कितना प्रेशर लगाया, या फिर एक मालिक्यूल वॉल जिस कंटेनर में रखा गया उस कंटेनर के दीवार पर कितना फोर्स लगाया, कितना प्रेशर लगाया, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम टोटली माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, और कह सकते हो थर्मोडाइनमिक्स में मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है इनके बीच का। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि आइडियल गैस क्या होता है, या फिर आइडियल गैस के कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं जिनको हम लेकर हम कोई भी डेरिवेशन करने वाले हैं, या फिर कह सकते हो आइडियल गैस को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए कुछ एजम्पशंस बनाए गए हैं। जनरली देखो, आइडियल गैस अलग फैक्टर होता है, रियल गैस अलग फैक्टर होता है। जो जो प्रॉपर्टी हम आइडियल गैस के लिए कंसीडर करते हैं वो रियल गैस में हर एक प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता, या कह सकते हो हर एक प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल हमें पढ़ना है आइडियल गैस के बारे में। इसलिए हम आइडियल गैस के कुछ एजम्पशंस यहाँ पर लिए हैं कि इसके कौन कौन से एजम्पशंस हैं, इसके बारे में देखो यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मोशन का, मोशन ऑफ पार्टिकल का, जैसे सपोज कर लो कि कोई एक कंटेनर है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में गैस के मालिक्यूल फिल हैं। ठीक है, आइडियल गैस के मालिक्यूल प्रेजेंट हैं इस कंटेनर में। ये हमने एक क्यूबिकल कंटेनर ले लिया, इसमें गैस के मालिक्यूल ऐसे बहुत सारे मालिक्यूल ऐसे प्रेजेंट हैं। आप जानते हैं कि जो गैस के मालिक्यूल होते हैं ये रैंडमली हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं। जो भी गैस के मालिक्यूल होंगे वो गैस के मालिक्यूल रैंडमली हियर एंड देयर क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे इन ए जिगजैग पाथ। सिंपली कह सकते हो ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मालिक्यूल आया, यहाँ पे आ गया, जैसे मालिक्यूल पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था, बी पर जैसे गया, हो सकता है कि एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से कोलाइड कर गया हो, टकरा गया हो, और जैसे ही टकराएगा तो हो सकता है इसका डायरेक्शन इधर हो जाए। ठीक है, मे बी इसके रास्ते में यहाँ पे कोई दूसरा मालिक्यूल आ जाए और उससे टकराने के बाद इसका डायरेक्शन इधर हो जाए। फिर कह सकते हो सकता है कि इसके रास्ते में कोई तीसरा मालिक्यूल आ जाए जिससे टकराने के बाद इसका डायरेक्शन इधर हो जाए। ठीक है, यानी देख रहे हो कि कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को क्या करता रहता है, ऐसे चेंज करता रहता है। इसका कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऐसे कह सकते हो रैंडमली ये मूव करता रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल की, तो जितने भी आइडियल गैसेस होते हैं हम यह एज्यूम करते हैं कि आइडियल गैसेस के पार्टिकल कंटिन्यूसली हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं इन ए ज़िगज़ैग पाथ। इनका कोई भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। मतलब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो काइनेटिक अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होंगे या इनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो मॉलिक्यूल रैंडमली हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं। तो ये सबसे पहला इसका एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन देखो क्या है, कोलिजन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कोलिजन ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है कि जब भी ये रैंडमली मूव करेंगे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से, या कह सकते हो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, या एक एटम दूसरे एटम से कोलाइड करते रहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई ए हमारा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जैसे मोशन स्टार्ट किया, हो सकता है कि यहाँ तक आए और आने के बाद एक किसी मॉलिक्यूल बी से टकरा जाए, या फिर टकराने के बाद फिर टर्न बैक हुआ और इधर आ रहा है, तब तक पता चला कि ये मॉलिक्यूल सी से टकरा गया। जैसे सी से टकराया, हो सकता है इधर चला गया और ये मॉलिक्यूल डी से टकरा गया। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि जो भी गैस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उन मॉलिक्यूल के बीच में कंटिन्यूअस कोलिजन्स होते रहते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता रहता है, एक दूसरा दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं। एक और चीज़, इनका जो कोलिजन होता है वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। कहोगे सर इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जैसे जो भी कोलिजन्स होते हैं, कोलिजन देखो दो प्रकार के होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन होता है, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जैसे सपोज कर लो कि एक बॉल है, इस बॉल को हमने फेंका, बॉल गया दीवार पे टकराया और टकराने के बाद जब टर्न बैक हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी में, या वेलोसिटी नहीं कह सकते, इसकी स्पीड में कह सकते हो कि चेंजिंग ना आए। ठीक है, जितनी स्पीड से गया था उतने ही स्पीड से आ रहा है, तो हमने कह दिया कि इसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आई है। लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होगा, क्योंकि अगर हम एक बॉल को अगर दीवार पर टकराते हैं, जैसे ही हम दीवार पर फेंकते हैं, तो बॉल के स्पीड की बात करो तो स्पीड हो सकता है कि कांस्टेंट हो, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फैक्टर्स होते हैं, यानी ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो कह सकते हो वेलोसिटी चेंज होगा, हो सकता है कि स्पीड चेंज ना हो। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो कोलिजन कर रहे हैं, ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तीसरा फैक्टर देखो क्या है, ये अपने वॉल से भी टकराते रहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, ये गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ तो कोलिजन करते ही हैं, साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल हो सकता है कि यहाँ से मूव करते हुए जाए और इस दीवार से टकरा जाए, या इस दीवार से टकरा जाए, या इस दीवार से टकरा जाए। मतलब जिस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल को फिल किया गया रहता है, उसके वॉल के साथ भी इन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता रहता है। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखना कि चाहे इनके वॉल के साथ कोलिजन हो या फिर एक मॉलिक्यूल का कोलिजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो, दोनों ही कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा। इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब क्या है कि इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब देखो क्या है कि जब भी गैस मॉलिक्यूल, सपोज कर लो कि इस पॉइंट ए से, लेट अस सपोज कि यहाँ से कोई गैस मॉलिक्यूल है जो कि इस सरफेस के पास से मूव करते हुए जा रहा है। ये जो गैस मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, ये हमने मालूम ए जो है हमने गैस मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करते हुए जा रहा है और जा करके इस दीवार से टकराया। ठीक है ना, इस दीवार से टकराया। जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका स्पीड मान लो vx है। जैसे इसको हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में अगर कंसीडर कर लें, मान लेते हैं ये हमारा x हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि ये जा करके इस वॉल से टकराया और टकराने के बाद फिर टर्न बैक जब होगा, जब फिर से वापस आएगा से टकरा करके, जब ये टर्न बैक होगा, मानते हैं कि इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज हो गया। यानी कि वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है ना, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो कह सकते हो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, और जैसे ही वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी यानी इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं मोमेंटम जो होगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू होता है mv। ठीक है, तो कह सकते हो सिंपली कि अगर इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ,
मतलब मोमेंटम में भी चेंजिंग आएगी, और यदि मोमेंटम में चेंजिंग आएगी तो फोर्स चेंज हो जाएगा बच्चों। क्या चेंज हो जाएगा? फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, और या ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पे फोर्स लगेगा कुछ। जो भी गैस मालिक्यूल हैं, गैस मालिक्यूल में जब मूव करते हुए गए, जाके कंटेनर के वॉल से जैसे ही टकराते हैं, टकराने के बाद जब इनका मोमेंटम में चेंजिंग आएगी, मतलब हम कह सकते हैं कि ये मालिक्यूल इस वॉल पर कुछ फोर्स लगाएंगे, और जहाँ पर फोर्स होगा वहाँ पे प्रेशर भी होगा। मीन्स यकीनन हम कह सकते हैं कि जो गैस मालिक्यूल होते हैं, गैस मालिक्यूल अपने कंटेनर पर कंटिन्यूअसली प्रेशर लगाते रहते हैं। इस कंटेनर पर तो प्रेशर लगाएंगे ही, साथ साथ एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाते रहेंगे, या कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। और लास्ट एजम्पशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि यदि हम टेम्परेचर को जितना ही बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी। अगर तुम टेम्परेचर को कम कर दो तो काइनेटिक एनर्जी कम आ जाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल की बात करें तो सपोज कर लो कि चाय है। ठीक है, एक चाय गर्म है, एक कह सकते हो एक कप में चाय रखा हुआ है, गर्म चाय रखा हुआ है, और दूसरे कप में जो चाय रखा हुआ है वो ठंडा है। तो आप देखोगे कि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस से आप क्या समझते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है? तो आप अगर और भी ज़्यादा उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है वो काइनेटिक एनर्जी के कारण आया है। क्योंकि जो गर्म चाय होगी उसके मालिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी कि उनके मालिक्यूल बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होंगे, और जब मालिक्यूल तेज़ी से मूव करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और अगर हम ठंडे चाय की बात करें तो जो ठंडा चाय होगा उसमें जो मालिक्यूल मूव कर रहे होंगे उनकी वेलोसिटी कम होगी, या कह सकते हो कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और यदि काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर में चेंजिंग भी कम आएगी। समझ गए? तो लगभग समझ गए होंगे आप लोग कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, अपने एवरीडे लाइफ से एग्जांपल ले लो कि जब भी ठंडी का मौसम आता है तो हम अपने हैंड को ऐसे रब करते हैं। अगर हाथ हमारा बहुत ठंडा हो जाए तो हम हाथ को ऐसे रब करते हैं। इस रब करने से क्या मतलब है? आखिर क्यों हम रब करते हैं हाथ को? क्योंकि यदि हम रब करेंगे, जैसे ही दोनों में घर्षण उत्पन्न होगा, उस कंडीशन में कह सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी डेवलप हो जाएगी। कौन सी एनर्जी डेवलप होगी? काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण हमारे हाथ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके मालिक्यूल तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारा हैंड गर्म फील करेगा। तो यकीनन आपको समझ में आया होगा कि काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में इसको पढ़ने के लिए हम किन किन एजम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को इस्तेमाल करते हुए हम आगे के जो भी डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशंस को करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। यार बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा है कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीबी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है, पीबी इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू आर टी, या कह सकते हो पीबी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है ना, पीबी इक्वल्स टू ऐसे भी लिखते हैं, एन आर टी भी लिखते हैं। नंबर ऑफ एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल। या म्यू क्या लिखा हुआ? म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, तो पीबी इक्वल्स टू हो गया म्यू आर टी। एक चीज़ और ध्यान देना, पीबी इक्वल्स टू देखिएगा यहाँ पे जो म्यू होगा, ऐसे कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल होगा, अगर हम नंबर ऑफ मोल की बात करें तो इट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, पढ़े होगे इस चीज़ को कि जो नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल को कई रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। पहला रिस्पेक्ट तो ये है कि यदि मान लो नंबर ऑफ मालिक्यूल दिए हैं कि इस कंटेनर में टोटल कितने मालिक्यूल हैं, उस मालिक्यूल को एवोगैड्रो नंबर से अगर तो आप डिवाइड करते हो, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे कंटेनर में नंबर ऑफ मोल कितने हैं। ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा, इस म्यू का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यह भी एक फार्मूला होता है। तो हम पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग चाहें तो इस म्यू के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? एन अपॉन एन ए लिख सकते हैं इंटू आर इंटू टी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें पी बी इज इक्वल्स टू
हम जानते हैं कि R/Na को बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इस Kb को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। तो चाहो तो इस R/Na के प्लेस पर लिख सकते हो N/Kb/T। ठीक है, तो यहाँ पे Pb का एक और फार्मूला मिल गया, Pb = N/Kb/T, वेयर Kb क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर, N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हियर P इज प्रेशर ऑफ गैस, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, पूरे गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। ठीक है, तो तब तक इसको रब करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसके एजम्पशंस को चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो तब तक मैं इसे रब करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में, कि जो आइडियल गैस होगा, आइडियल गैस एक वॉल पर, या कह सकते हो जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर के वॉल पर टोटल कितना फोर्स लगाएगा या टोटल कितना प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे हम उस प्रेशर को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, मैंने अभी जस्ट बताया है आपको कि जो आइडियल गैसेस होते हैं, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी होती है कि इनके मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। इनका कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि हमेशा इसी डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, एक क्यूबिकल कंटेनर यहाँ पे कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ L हो, या फिर कह सकते हो एज लेंथ इसका कितना है? L है। एक क्यूबिकल हमने कंटेनर कंसिडर किया जिसका एज लेंथ L दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट या x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। ठीक है, कंसिडर कर लो कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जब x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी vx है। ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग जब मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी vy है, और z एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी vz है। ठीक है, देखो सपोज कर लो कि ये हमारा x एक्सिस हो गया, इस x एक्सिस के अलॉन्ग जब पार्टिकल मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी vx कंसिडर की जा रही है। y एक्सिस के अलॉन्ग जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी vy कंसिडर किया जा रहा है। और यही यदि z एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि जिधर आप हैं, आपके टुवर्ड्स यदि मान लो मूव कर रहा है पार्टिकल, तो ये क्या हो गया? z एक्सिस हो गया। तो z एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी को vz कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है और वह सिंगल मॉलिक्यूल x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल, खैर x एक्सिस के अलॉन्ग अभी छोड़ो, अभी मैं तुम्हें अगर यहाँ पे अगर कहूँ कि रिजल्टेंट निकालो, अगर इसके होल वेलोसिटी का अगर तुम रिजल्टेंट निकालो या मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वेलोसिटी कितना होगा, तो आप जानते हैं कि v हो जाएगा √/vx² प्लस vy² प्लस vz² होगा। ठीक है, vz² हो जाएगा, और यही चीज़ अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा vx² प्लस vy² प्लस vz², और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यानी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों के अलॉन्ग इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल गया? v² मिल गया vx² प्लस vy² प्लस vz²। ठीक है, अब देखो, अब हम कंसीडर करते हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो इस कंटेनर के इस वॉल से मूव करते हुए जा रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हुए जा रहा है, और जाकर के दूसरे वॉल से टकराया, और जैसे ही टकराएगा इसके मोमेंटम में कुछ चेंजिंग आएगी। कहोगे सर मोमेंटम में कैसे चेंजिंग आएगी? क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जरा देखो, इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में कुछ चेंजिंग आएगी। मानते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मान लो चेंज नहीं हो रहा। अगर आप कहते हैं सर काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, स्पीड मान लो आप कहते हो कि सर स्पीड तो चेंज नहीं होगा, स्पीड अगर vx है तो vx ही रहेगा, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज होगा? अगर पार्टिकल यहाँ से मूव करके इस वॉल तक जाएगा तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा? ये तुरंत टर्न बैक हो जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से मॉलिक्यूल गया, यहाँ से टकराने के बाद तुरंत टर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब जा रहा है तो जाते वक्त इसकी वेलोसिटी vx है, तो कह सकते हो कि आते वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -vx हो जाएगी। ठीक है, जब मॉलिक्यूल x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, इसकी वेलोसिटी उस कंडीशन में vx है, और दीवार से टकरा कर जब टर्न बैक होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सॉरी, हाँ ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -vx हो जाएगी। तो कह सकते हो इसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम जरा देखो कितना होगा। चेंज इन मोमेंटम कितना? आप जानते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होता है चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखो कितना है। अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं
तो माइनस एम वी एक्स होगा, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है, टकराने के बाद जब वापस आ रहा है तो वो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो माइनस एम वी एक्स हो गया, माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, एम वी एक्स है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, -2 mv(x). ओके, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, -2 mv(x) आ गया। अब देखते हैं कि टाइम टेकन कितना है, यानी कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगा हुआ टाइम कितना है, कितना टाइम लग रहा है, यानी कि टाइम टेकन बराबर टाइम टेकन फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन कह सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इस दीवार से चलना स्टार्ट किया था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी यल डिस्टेंस चल करके गया, और टकराने के बाद फिर यल डिस्टेंस वापस आया, तो टोटल कितना दूरी तय कर लिया, तो कहोगे सर 2l दूरी तय कर लिया, और हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, यही हमारा टाइम टेकन होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2l अपॉन स्पीड कितना है, vx। ठीक है, तो लिख सकते हो टाइम टेकन बराबर 2l अपॉन vx हो गया। vx क्या है, स्पीड है इसका। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड देखिए कितना हो जाएगा, vx अपॉन 2l, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितना हो गया, vx अपॉन 2l हो गया। और आगे बढ़ते हैं इधर, देन द नंबर ऑफ मोमेंटम पर सेकंड देखिएगा कितना हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि टोटल मोमेंटम में जो चेंजिंग आई है, इसमें अगर हम 1 सेकंड के कोलिजन से, अगर 1 सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन जितने हो रहे हैं इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम पर सेकंड पता चल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चेंज इन मोमेंटम आप लिखते हैं, चेंज छूट गया, चेंज इन मोमेंटम देखते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा -2 mvx इंटू vx अपॉन 2l। ठीक है ना, vx अपॉन 2l। एक चीज और ध्यान देना, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इस नेगेटिव साइन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो मिल जाएगा 2 से 2 हो गया कैंसिल, और यहाँ पे मिलेगा एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, क्या मिल गया, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अच्छा जरा सोचो कि इस कंटेनर में एक सिंगल मॉलिक्यूल है या फिर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो कहोगे सर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखते हैं, फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, the rate of change in momentum बराबर देखिए क्या मिल जाएगा, m अपॉन एल। इस vx के जगह पे देखो क्या मिल जाएगा, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस s1 प्लस vxn का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, vxn का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि n मालिक्यूल है तो हम सभी के चेंज इन मोमेंटम को यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इतना आ गया। एक और चीज़ पढ़ा है तुमने, क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा m अपॉन एल इन ब्रैकेट vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस s1 प्लस vxn का स्क्वायर। ठीक है, बट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कहते हैं प्रेशर। आप देख रहे हो कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर क्यूबिकल कंटेनर है, यानी कि इसके जितने भी फेसेस होंगे सारे के सारे फेसेस स्क्वायर फेसेस होंगे। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एक फेस का अगर हम बात करें, एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर आप जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको m अपॉन एल क्यूब, क्योंकि देखो m अपॉन एल इंटू दिस गिवन वैल्यू, ये सारा का सारा फोर्स का देख रहे हैं आप, फार्मूला मिला हमें, या कैसे फोर्स का वैल्यू मिला हुआ। तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू क्या होगा, एल स्क्वायर, ये वाला यल नीचे आया तो यल क्यूब हो जाएगा, वी x1 का स्क्वायर प्लस वी x2 का स्क्वायर प्लस s1 प्लस वी xn का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, प्रेशर मिल गया।
यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो प्रेशर इज इक्वल टू m अपॉन v। ये v क्या है, वॉल्यूम है। अभी ये जो Vx2 Vx3 जो देख रहे हो ये क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे हमने कैपिटल V लिखा हुआ, ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस S1 प्लस Vxn का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो हम प्रेशर निकाले हैं ये प्रेशर किसके अलॉन्ग निकाले हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाले हैं, या जो फोर्स निकाला है वो फोर्स किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, सो या ऐसे कह सकते हो, बट जो पी एक्स होगा, पी एक्स विल बी इक्वल टू पी वाई विल बी इक्वल टू पी जेड। ठीक है, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा है कि जो भी इसका कोलिजन होगा, कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हर तरफ एक समान होगी, यानी कह सकते हो प्रेशर भी हर तरफ एक समान होगा। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, इसको हम मान लेते हैं पी, यहाँ पे लिखते हैं से। ठीक है, इसको हमने मान लिया पी मान लिया। तो देखो इस प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर चाहें तो इस प्रेशर के बारे में लिख सकते हो 1/3 पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/3 पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, क्योंकि सारे वैल्यूज बराबर हैं, तो सारे वैल्यू को सम करके अगर हम 3 से डिवाइड कर दें इन तीनों को सम करके, तो प्रेशर के बराबर वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इधर मिटाना पड़ेगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा इस डेरिवेशन को। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे हमें पी एक्स का वैल्यू पता चल चुका था, पी वाई का वैल्यू पता नहीं है, पी जेड का वैल्यू पता नहीं है, तो इन वैल्यूज को भी फाइंड करते हैं। और यहीं पे ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मानते हैं पहला इक्वेशन, इसको हमने मान लिया दूसरा इक्वेशन। तो इस सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्या करते हैं, पी वाई का वैल्यू निकालते हैं। जरा देखो पी वाई कितना हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं सिमिलरली, क्योंकि जो हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा जो प्रेशर मिला है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी Vx1 Vx2 Vx3 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में y के कंडीशन में क्या हो जाएगा, m/v, v ये क्या है, वॉल्यूम है, तो Vy1 का स्क्वायर प्लस Vy2 का स्क्वायर प्लस S1 प्लस Vyn का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मिटाते हैं इधर, Vyn का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और Pz का वैल्यू कितना हो जाएगा, m/v, Vz1 का स्क्वायर प्लस Vz2 का स्क्वायर प्लस S1 प्लस Vzn का स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को क्या करो, Px का वैल्यू हो गया, Py का और Pz का, इन तीनों वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो ऑन पुटिंग the above values in second equation we get, देखिएगा क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा P इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा एक चीज़ देखो, पी एक्स पी वाई और पी जेड इन तीनों में m/v कॉमन है। ठीक है ना, m/v क्या है, कॉमन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m/v, इसको कॉमनली ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, Vx1 का स्क्वायर प्लस Vy1 का स्क्वायर प्लस Vz1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में रखा, ऐसे ही कह सकते हो, प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस Vy2 का स्क्वायर प्लस Vz2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस S1 प्लस Vxn का स्क्वायर प्लस Vyn का स्क्वायर प्लस Vzn का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इस वेलोसिटी को हम v1 कंसिडर कर सकते हैं, ये हो गया v2, ये हो गया v3, v4, v5, ऐसे vn तक चला जाएगा, यानी प्रेशर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 m, या तो ऐसे सिंपली लिखते हैं पूरा m/3v इन ब्रैकेट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस S1 प्लस vn का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही आपने लिखा था वेलोसिटी का वैल्यू v स्क्वायर बराबर होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, इसलिए हमने क्या किया, इसको इस टर्म में लिख लिया। अच्छा देखिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं या मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए देखो क्या होता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों,
सारे के सारे वेलोसिटी का सम, या कह सकते हैं ऐसे v1 प्लस v2 प्लस v3 जितना भी है s1, इन सभी का स्क्वायर, इसका सम अगर मान लीजिए n तक चला गया है तो प्लस vn तक ही जाएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई n, ये क्या कहलाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाता है। तो सिंपली कह सकते हो कि इसमें हम क्या करें, n से मल्टीप्लाई कर लें और n से डिवाइड भी कर लें तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो p इक्वल्स टू मिल जाएगा m/3v, ठीक है, ये v नीचे बार बार कह रहा हूँ कि नीचे जो लिखा हुआ है वॉल्यूम है, ठीक है, इन ब्रैकेट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस s1 प्लस vn का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n से नीचे भी डिवाइड कर लिया और n से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा, इस नंबर, इधर जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को हमने यहाँ पे स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लिया है इनटू स्मॉल m, तो यहाँ पे मिल गया 1/3 n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू m, और इसको लिख सकते हो v बार का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वेयर v बार का स्क्वायर क्या है, ये है हमारा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यहाँ पे लिख सकते हो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया ये, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। मास क्या है, m क्या है, मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल, ठीक है। तो यकीनन आपको समझ में आया होगा कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी भी कंटेनर के वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपको लिंक मिल जाए, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं पूरा BSc का सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं, और मैं अपने चैनल पर क्लास 10 से लेकर के BSc तक के सारे वीडियोस को अवेलेबल कराता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है, ठीक है। और मैं आपके लिए और ज़्यादा न्यू कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।